हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज के इस क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट का हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट का सारा कुछ क्लियर करवा दिया, टॉपिक वाइज हर एक चीजें क्लियर किया है ताकि आपके प्रश्न में अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे। अब बात रह जाती है ऑब्जेक्टिव की, तो चलिए हम आज ऑब्जेक्टिव को भी खत्म कर लेते हैं और यहां पर मैं आपको 50 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप आपके फोन में होंगे सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, सारे बच्चों को बुला लीजिए, ठीक है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो बारी बारी से प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस कहता है कि विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो हम बात करें विद्यापति जी की, तो विद्यापति यह आदिकाल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि माने जाते हैं? आप कहोगे सर आदिकाल के कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि विद्यापति का जीवन काल क्या है, यानी कि विद्यापति जी जो हैं इनका जन्म कब होता है और इनकी मृत्यु कब होती है, किसके किसके बीच में। तो याद रखिएगा विद्यापति जी जो हैं इनका जन्म जो होता है यह 1352 ईस्वी में होता है और इनकी जो मृत्यु है यह 1448 ईस्वी में होता है। तो यह जीवन काल किसके बीच में आएगा? 1351 से लेकर 1449 के बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति को भक्त मानने वाले आलोचक इनमें से कौन है। तो यहां पर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन और उपयुक्त में से सभी। तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन, इस तीनों के द्वारा क्या माना जाता है? विद्यापति जी को एक भक्त के रूप में माना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर विद्यापति जी से है। तो विद्यापति पदावली इसमें से किस ग्रंथ से प्रभावित है? ग्रंथ कौन कौन सी है? गाथा सप्तशी, इसके बाद है अमरुक शतक, गीति गोविंद और संदेश रासक। तो विद्यापति पदावली की बात की जाए तो याद रखिएगा विद्यापति पदावली जो है यह गीत गोविंद से क्या है? तो प्रभावित है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर है कि विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। स्टार लगाइएगा, प्रश्न पर इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और याद रखिएगा विद्यापति की अगर हम बात करते हैं तो विद्यापति जी मैथिली कवि माने जाते हैं। और याद रखिएगा यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यापति पदावली, क्या पूछा जा सकता है? विद्यापति पदावली की जो रचना है यह किस भाषा में किया गया? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ये चीज। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि विद्यापति पदावली की रचना जो है यह किस भाषा में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली की रचना किस राजा के आश्रय में रहकर की गई, यानी कि विद्यापति पदावली जो है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया? विद्यापति जी के द्वारा। लेकिन विद्यापति जो थे यह एक दरबारी कवि थे। अब यह किसके दरबार में इसकी रचना करे थे? तो याद रखिएगा शिव सिंह के दरबार में इन्होंने क्या किया था? तो विद्यापति पदावली की रचना किए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता है। रस देखो ये व्याकरण का पार्ट से, ठीक है। रस और अलंकार, रस और अलंकार, यहां से भी आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट क्लास बता दूंगा कि रस क्या होता है, कितने प्रकार के रस होते हैं। इसके बाद अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर बता दूंगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं विद्यापति के काव्य में किस रस की बात कही जा रही है, तो आप कहोगे सर विद्यापति जो है यह एक श्रृंगारी कवि थे और इसमें जो है इसकी रचनाओं में श्रृंगार रस पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इसके अनुसार विद्यापति जी जो हैं यह एक श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? श्रृंगारी कवि। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर कि इसमें से
कौन सी उपाधि से विद्यापति को अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति, जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, जिसे अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और जिसे दशावधान भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। और देखिए, यहां से कई तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, या फिर निम्नलिखित में से किसे अभिनव जयदेव कहा जाता है, या फिर पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसे दशावधान कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ये तीनों उपाधि किसे प्राप्त था? तो यह तीनों उपाधि जो है विद्यापति जी को, किसको? विद्यापति जी को प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो विद्यापति, याद रखिए, विद्यापति ने सबसे पहली रचना अपनी जो की थी वह संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी रचना की थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको विद्यापति का जो जीवनी बताया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। फटाफट से बताइए आप लोग कि संस्कृत भाषा में विद्यापति जी की पहली रचना कौन सी है? इसके बाद इन्होंने अभट्ट भाषा में रचना करी। किस भाषा में रचना करी? अभट्ट भाषा में। और फिर इन्होंने मैथिली भाषा में भी रचना करी। तो यानी कि यहां पर तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति पदावली में सर्वप्रथम डैश की वंदना की गई है, यानी कि किसकी वंदना की गई है? राधा की, या सीता की, या रुक्मणी की, या फिर इनमें से सभी? तो याद रखिए, विद्यापति पदावली जो है इसमें सबसे पहले राधा प्रेम के बारे में बताया गया है, राधा की वंदना की गई है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्यापति हिंदी कृष्ण काव्य के डैश कवि हैं? पहले कवि हैं, या दूसरे कवि हैं, या अंतिम कवि माने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण काव्य की अगर बात करें तो कृष्ण काव्य से रिलेटेड विद्यापति जी जो हैं यह सबसे पहले कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर, ठीक है, पहले मैंने आपको शिव सिंह के बारे में बताया कि शिव सिंह के आश्रय में रहकर विद्यापति ने क्या किया? तो विद्यापति पदावली की रचना करी। लेकिन यहां पर राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर उन्होंने कौन सी रचना करी थी? तो कीर्ति सिंह के दरबार में इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक रचना करी थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सुकवि की उपाधि दी गई है? रामवृक्ष बेनीपुरी को, या फिर कवि विद्यापति जी को, या फिर रामचंद्र शुक्ल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुकवि, देखिए अभी मैंने आपको विद्यापति जी के बारे में बताया कि उन्हें कई सारे उपाधियों से नवाजा गया, जैसे मैथिल कोकिल कहा गया, इसके बाद अभिनव जयदेव कहा गया। इस तरीके से उन्हें कई सारी उपाधि प्राप्त थी, और उसमें से एक और उपाधि जैसे कि सुकवि की उपाधि किसे मिला था? तो विद्यापति जी को ही सुकवि की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति शाक्त संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। यह कथन जो है यह सत्य है, या फिर असत्य है, या फिर अविचारणीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर हम शाक्त संप्रदाय की बात करते हैं, शाक्त संप्रदाय में दीक्षित कवि, तो यह विद्यापति जी नहीं थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति, स्टार लगाइएगा। तो आप याद रखेंगे विद्यापति पदावली की जो संपादन की गई थी वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि कबीर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ इसमें से कौन सा है? यानी कि कबीर दास जो थे उसके जीवन पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो आप कहोगे सर इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो है कबीर चरित्र बोध, इसके बाद भक्तमाल, कबीर परचौ, ये तीनों का तीनों ग्रंथ जो है यह कबीर दास के जीवन पर प्रकाश डालता है और उसके जीवन के बारे में बताता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबीर का निधन कब हुआ? कबीर दास जो थे इनका निधन कब होता है? तो आप कहोगे सर कबीर दास जिनका निधन जो है यह कब होता है? 1518 ईस्वी में। कितने ईस्वी में होता है? 1518 ईस्वी में। यहां पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ठीक है भाई साहब। तो याद रखिएगा 1518 ईस्वी में जो है कबीर दास का क्या होता है? निधन होता है। कहां पर निधन होता है? आप कहोगे सर मगहर में। कहां पर निधन होता है? मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर इसका क्या होता है? निधन होता है। चलिए आगे बात करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कबीर की भाषा को साधुकरी भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को साधुकरी भाषा, स्टार लगाइए प्रश्न पर, ठीक है, पूछा जा सकता है। कबीर की भाषा को साधुकरी भाषा या जो कहा गया था किसके द्वारा?
तो आप कहोगे सर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की अधिकांश साखियां किस छंद में रचित हैं? तो कबीर की जितनी भी साखियां हैं उसमें अधिकांश साखियां जो है इसे दोहा छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में लिखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कबीर को उत्पन्न कहां मानते हैं? यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो कि एक साहित्यकार हैं और इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि कबीर दास का जन्म जो है यह कहां पर हुआ है? तो आप कहोगे सर मगहर में हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है? तो कबीर दास का जो जन्म हुआ है यह काशी में, कहां पर हुआ है? काशी में हुआ है। लेकिन राम कुमार वर्मा मानते हैं कि इनका जन्म मगहर में हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की किस रचना को प्रमाणिक मानते हैं? तो कबीर की रचना देखो, कबीर की बानी, कबीर की साखी या फिर अक्षर भेद की रामायणी, ये सब कबीर की रचना है। बीजक ये भी कबीर की रचना है। लेकिन प्रमाणिक तौर पर किसे मानते हैं रामचंद्र शुक्ल? तो आप कहोगे सर बीजक को। किसको मानते हैं? बीजक को मानते हैं। और यह काफी फेमस रचना है कबीरदास की, इसलिए याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आ सकता है बीजक किसकी रचना है? आप कहोगे कबीरदास की। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास की मृत्यु कहां हुई थी? देखो कबीरदास की मृत्यु, जन्म के बारे में मैंने अभी बताया आपको, काशी में इनका जन्म वास्तविक तौर पर माना जाता है। और कबीरदास की मृत्यु कहां पर होती है? तो मगहर में होती है। कहां पर होती है? मगहर में इसकी मृत्यु होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। मृत्यु कब होती है? आप कहोगे सर 1518 ईस्वी में। कब होता है? 1518 ईस्वी में। आगे बात करें, देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि मासी कागज छुआ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। देखो बहुत ही मार्मिक ये लाइन है। कहते हैं मासी कागज छुआ नहीं, मैंने तो कभी कागज छुआ ही नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, और मैंने कभी कलम भी नहीं पकड़ा। इस तरीके का जो कथन है यह किस कवि का कथन है? तो ऐसे कवि कौन थे? आपके भाई साहब कबीरदास थे। कबीरदास ने कभी कलम नहीं छुआ, कभी कागज नहीं छुआ, और इतनी सारी बातों को हमारे बीच लाकर रख दिया। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? स्टार लगाइए, छपने वाला प्रश्न है। कबीरदास जिनके गुरु का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इनके जो गुरु थे वह थे रामानंद। क्या थे? रामानंद थे। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? स्टार लगाइए, प्रश्न पर छप सकता है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर जो है यह किसके द्वारा कहा गया? तो आपका जवाब होगा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है कबीर को भाषा का डिक्टेटर माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी, स्टार लगाइए। क्या वह कमाली थी या फिर लोई था या फिर नीमा था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो अगर कमाली की बात करें तो यह कबीरदास की बेटी थी। कबीरदास की क्या थी? बेटी थी कमाली। इसके बाद नीमा की बात करें तो यह कबीरदास की पत्नी थी, सॉरी कबीरदास की माता थी। क्या थी? कबीरदास की लालन पालन करने वाली माता थी। वैसे तो इनके वास्तविक माता के बारे में कोई जानकारी है नहीं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये जो आपका लोई हो जाता है, लोई जो कि इनकी पत्नी थी। क्या थी? लोई इनकी पत्नी थी। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन देखिए अगला। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की रचना बीजक के डैश भाग हैं। तो कबीर की रचना, एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। लेकिन ध्यान रखिए कबीर की जो रचना बीजक है इसमें कितने भाग हैं? तो आप कहोगे सर 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है? तो आप कहोगे पहला भाग जो कि साखी है, इसके बाद दूसरा भाग जो है वह शबद है, और तीसरा भाग जो है वह रामायणी है। क्या है? साखी, शबद, रामायणी, ये तीनों के तीनों जो है यह बीजक के भाग हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि कबीर ने स्वयं को कहा है, कबीर ने अपने आप को किसकी संज्ञा दी है? क्या वह साधु की संज्ञा दी है? क्या वह जुलाहा की या फिर कवि की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे सर कबीर ने जो है अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है। क्या कहा है? काशी का जुलाहा। याद रख सकते हैं, काशी का जुलाहा जो है कबीरदास को किसने कहा? तो आप कहोगे सर स्वयं ने कहा है काशी का जुलाहा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 30 नंबर क्वेश्चंस है तातल सकैत, तातल सकैर बारी बिंदु सम सागर जरी समाना में कौन सा अलंकार इस पंक्ति में है? ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? क्या वह उपमा अलंकार है, विरोधाभास या फिर अनुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपको सीधे सीधे याद रखना है इस पंक्ति में जो है यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब देखो आपके समझ में ये क्वेश्चंस नहीं आया होगा मुझे पता है,
क्योंकि आपको उपमा अलंकार के बारे में जानकारी पता ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको रस और अलंकार जो है इस पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ताकि आपके पेपर में जब यहां से प्रश्न बनाया जाएगा तो कुछ भी पंक्तियां आपके सामने दे दे, आप उसके अर्थों को समझकर इस अलंकार को या फिर इसके रस को समझ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हेडिंग लगाइएगा आप लोग, कबीर दास की जीवनी। थोड़ा सा संक्षिप्त में इसे हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि प्रश्न जब यहां से बनाए जाएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। कबीर दास की जीवनी के बारे में वैसे मैंने पहले आपको बताया है, लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कबीर दास का जन्म कब हुआ? आप कहोगे सर 1398 ईस्वी में। कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर काशी वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसकी मृत्यु जो होती है यह कब होती है? आप कहोगे सर 1518 ईस्वी में। अभी तो आपने बार बार बताया है। कहां पर? तो मगहर में, यह भी यूपी में ही है। इसके बाद हम इसके पिता की बात करें तो इसका जो लालन पालन करने वाला पिता था, जिसका नाम था नीरू, और इनकी जो माताजी थी, इनके माताजी का नाम क्या था? तो नीमा था। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर इनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई नाम था। इनके बेटे का नाम क्या था? तो इनके बेटे का नाम था कमाल। क्या नाम था? कमाल। और इसकी बेटी का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर इसकी बेटी का जो नाम था यह था कमाली। क्या नाम था? कमाली नाम था। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर इनके जो गुरु थे वह थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में जान लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और स्टार लगाइए राम वृक्ष बेनीपुरी का संक्षिप्त जीवनी। और देखिए यहां पर अगर बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की, मेरे भाई याद रखना इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है यह 23 दिसंबर 1899 को होता है। कब होता है? 23 दिसंबर 1899 को इनका जन्म मुजफ्फरपुर में होता है। कहां पर होता है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है। और इसके बाद इनकी मृत्यु जो होती है यह कब होती है? तो आप कहोगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु जो है यह कब होता है? 9 सितंबर 1968 को होता है। और कहां पर होता है? तो मुजफ्फरपुर में ही होता है। कहां पर होता है? मुजफ्फरपुर में ही होता है। इनके पिता की बात करें, बताइए फटाफट से, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर इनके पिताजी जो थे जिनका नाम था श्री फूलचंद्र। क्या नाम था? श्री फूलचंद्र। आप लोग बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए इनके माताजी का नाम क्या था? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए इनके माताजी का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? फटाफट से आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो टॉपिक होगा यहां पर विद्यापति। विद्यापति स्टार लगाइएगा और लिखिएगा विद्यापति जी का जो संक्षिप्त जीवनी है वह क्या है। विद्यापति जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो होता है यह कब होता है? जन्म नोट करो 1352 ईस्वी। कितना ईस्वी? इनका जो जन्म होता है यह 1352 ईस्वी में। कहां पर होता है? तो विस्फी नामक एक ग्राम है जो कि दरभंगा जिले में है, बिहार के दरभंगा जिले में है। यहीं पर क्या होता है? तो विद्यापति जी का जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है यह कब होती है? आप कहोगे सर इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में होता है। और कहां पर होता है? तो यह विद्यापति नगर में होता है। कहां पर? विद्यापति नगर, जो कि आपके दरभंगा जिले में ही है। और यहीं पर इनकी क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी की बात करें, नोट करिएगा इनके पिताजी का जो नाम था वह था गणपति ठाकुर। क्या नाम था? गणपति ठाकुर जो है इनके पिताजी थे। और इनके माताजी के बारे में कई सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो कि आपको गंगा देवी बताती है। क्या बताती है? गंगा देवी इनकी माताजी थी। और इनके पत्नी की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इनके पत्नी का नाम जो है कई सारे साक्ष्य जो हैं यह सुशीला बताती है, जो कि प्रमाणिक तौर पर सही भी है। और कई सारे साक्ष्य जो हैं इनके पत्नी का नाम मंदाकिनी बताती है। क्या बताती है? मंदाकिनी बताती है। तो ऑप्शन में आपको जो भी आएगा आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। ठीक है। फिर बात करें, देखिए यहां पर अगर विद्यापति जी की बात करते हैं तो इसकी भाषा शैली जो थी, इसकी भाषा शैली कैसी थी? तो यह मैथिली में भी रचना करे थे, इसके बाद यह संस्कृत में भी रचना करे थे, इसके बाद यह अभट्ट भाषा में भी रचना करे थे। किस भाषा में? अभट्ट भाषा में। ये सारी बातें याद रखिएगा। और इसके उपाधि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, कई सारी उपाधि बताया, जैसे कि मैथिल कोकिल हो गया, जैसे कि आपका जो है अभिनव जयदेव हो गया, सुकवि हो गया, महाकवि हो गया। ये सभी के सभी उपाधि जो है किसे मिला था? विद्यापति जी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला जो टॉपिक होगा, जो कि आखिरी टॉपिक होगा आज के इस क्लास का, और देखो टॉपिक है आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जिसके द्वारा जो है कबीर ग्रंथावली का संपादन किया गया था। ठीक है।
और इसके बारे में जान लेते हैं, इसका थोड़ा सा एक बेसिक परिचय कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसके जन्म के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो है ये कब हुआ था? आप कहोगे सर इनका जन्म 1875 ईस्वी में काशी में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1945 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1945 ईस्वी में। इनके पिताजी जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर देवीदास खत्री। क्या नाम था? देवीदास खत्री। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था देवकी देवी। क्या नाम था? देवकी देवी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई साहब आपके जो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, यह आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। और आधुनिक काल में भी आप कहोगे सर द्विवेदी युग। क्या कहोगे? द्विवेदी युग। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें यहां पर, तो इनके द्वारा एक सभा को गठित किया गया था। वह सभा कौन सा था? तो आप कहोगे सर काशी प्रचारणी सभा। ठीक है, काशी प्रचारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो अपने मित्रों के सहयोग से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद इसे कुछ उपाधि भी प्राप्त था, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा आ सकता है कि साहित्य वाचस्पति, क्या पूछा आ सकता है? साहित्य वाचस्पति की उपाधि जो है यह किसे मिला था? आप कहोगे सर डॉक्टर श्याम सुंदर दास को। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि डी लिट्स की उपाधि किसे प्राप्त थी? डी लिट्स की उपाधि जो है यह भाई साहब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को मिला था। ये सारी बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में यहां से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरे भाई एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। और इस क्लास के बाहर यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो कंप्लीटली आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये हर एक तरीके के प्रश्न जो है हमने यूनिट नंबर 1 का कवर कर लिया है। बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लास आपकी कैसी लगी। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। और अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी आपका एक सपोर्ट मिल जाए और आपकी भी तैयारी जो है यह बेहतरीन ढंग से हो सके। बाकी बच्चे जो नहीं अभी तक क्लास को ज्वाइन कर पा रहे हैं वह भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। और एग्जाम का डेट भी आपको काफी नजदीक अब आ रहा है, तो तैयारी करना तो बनता है। विशेष आप लोगों से अब अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।